तो चलिए फ्रेंड्स, मोशन एंड बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं और अब आपसे पढ़ा रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन हमें डेली लाइफ में कब कब देखने को मिलता है और किस किस सिचुएशन में हमें उसके न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं जहाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है। सबसे पहला तो केस लिख देते हैं। पहला तो केस ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम उन सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे जब बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है, हम उन सिचुएशंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो वहाँ एक्सीलरेशन कभी बॉडी का 2 हो सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। लिख दीजिए एक्सीलरेशन कैन हैव एनी वैल्यू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम व्हीकल्स गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी का इंजन कुछ पावर डेवलप करता है, उससे फोर्स आता है और एक्सीलरेशन आता है। मैं यहाँ इस चैप्टर में फोर्सेस को पढ़ने में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, पर हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली ma। और इस चैप्टर में जिस एक्सीलरेशन की बात हो रही होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। लिख दीजिए काइनेमैटिक्स। when a body moves with constant acceleration when a body moves with constant acceleration, the acceleration is independent of mass. The acceleration is independent of mass. If mass increases accordingly, force must also increase. Accordingly, force must also increase. If mass increases, accordingly, force must also increase. ठीक है, अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, पर एक्सीलरेशन सेम रहेगा। इस चैप्टर में हम हमेशा वो सारे केसेस कंसिडर करेंगे जहाँ एक्सीलरेशन सेम होगा। अब एक्सीलरेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है और मे बी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, पर जो भी है वो कांस्टेंट है। और इस चैप्टर में एक्सीलरेशन मास के इंडिपेंडेंट है। इस चैप्टर में तभी तो जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लिखी थी, v = u + at या s = ut + ½ at square या v² = u² + 2s, उस कहीं भी किसी भी इक्वेशन में मास का टर्म तो नहीं आया था ना। लिख दीजिए therefore in none of the equations of motion for constant acceleration motion, none of the equations for constant acceleration motion the term of mass appears. किसी भी इक्वेशन में मास का टर्म अपीयर नहीं होता है। None of the equations the term of mass appears. किसी भी इक्वेशन में मास का टर्म नहीं आता है। मैंने अभी आपसे बात की थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि इन ग्रेविटी में मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास जो जी है वो कांस्टेंट है और हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ही मतलब है। लिख दीजिए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
it is found that bodies fall vertically downwards. Bodies when released fall vertically downwards with a constant acceleration g. वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में g नहीं दिया है तो यही लेना चाहिए। वो खुद भी कई बार दे देते हैं टेक g इक्वल टू 10। अगर कुछ मेंशन नहीं है लिख दीजिए नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन टेक g इक्वल टू 9.8। सवाल में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो g को 9.8 लीजिए। वैसे वो ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो फिर g को 10 ही ले लीजिए। लिख दीजिए ऑल्सो इफ द ऑप्शंस आर वेरी फार क्वाइट फार अपार्ट, ऑप्शंस में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सफिशिएंटली दूर दूर है, then we may take g as 10. We may take g as 10. ठीक है। अर्थ की सरफेस के पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, एक्चुअली बात करें पूरी तो बॉडीज पे जो फोर्स है वो उसका वेट है और वेट है mg। लिख दीजिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ all objects experience a force mg vertically downwards। वैसे इसका पूरा सच तो ये है, ब्रैकेट में लिख दीजिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हम फिलहाल वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोल रहे हैं और अभी के लिए काफी है, पर पूरी सच्चाई ये है कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। एनीवे अगर फोर्स का फॉर्मूला mg हुआ और मैं फोर्स का फॉर्मूला ma भी जानता हूं तो फिर a इज इक्वल टू g हो गया ना। तो अब एक्सीलरेशन g है, इस बात में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इस बात में इंटरेस्ट है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। आई एम इंटरेस्ट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। मुझे सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और कुछ केसेस में फिर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल दे देते हैं, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है या फिर में भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। ज्यादातर सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा अपने आप से कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी जब ग्रेविटी में मोशन होता है तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर हमें पता है कि एक्सेलरेशन g पे कांस्टेंट है तो ठीक है, ये नहीं भी पता तो डजंट मैटर। हम फिलहाल सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। थर्ड में आपको लिखवा रहा हूं उसमें इंक्लाइंड प्लेन। ये तीन केसेस हम पढ़ेंगे, या तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ेंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ेंगे, और या फिर हम इंक्लाइंड प्लेन को पढ़ेंगे। इसके केसेस ज्यादा तो नहीं आते हैं और न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद इसके केसेस ज्यादा आ जाएंगे। ये थीटा है और यहाँ एक बॉडी रखी हुई है और वो नीचे स्लाइड कर भी रही है, ठीक है। इनमें इस समय ये फोर्स mg बनाया जा सकता है। फोर्स mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही काम करेगा। ये पूरे डिस्कशंस हम बाद में ही करेंगे ढंग से। अभी एक आइडिया दे रहा हूं बस कि इस mg को इधर से हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर एक mg cos थीटा आ जाता है और इधर mg sin थीटा आ जाता है। ये बातें ढंग से और बाद में ही होंगी। अभी तो केवल आप ये देखिए कि वह फोर्स जो डाउन द प्लेन मोशन क्रिएट कराने के लिए जिम्मेदार है वो mg sin थीटा है। लिख दीजिए the force responsible for creating accelerated motion, the force responsible for creating accelerated motion down the plane is mg sin theta। down the plane
इज mg sin थीटा। ये mg था अर्थ के कारण, इसको रिजॉल्व किया, शायद ये थीटा है, ये mg cos थीटा आएगा और ये mg sin थीटा आएगा। सिर्फ mg sin थीटा ही अभी इफेक्टिव है, लिख दीजिए इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेट इज हियर, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेट इज mg sin थीटा। वेट पूरा का पूरा अब काम का नहीं रहा, अब पूरा वेट अपना असर पैदा नहीं कर पा रहा, पूरा वेट अपना असर पैदा नहीं कर पा रहा। जो mg sin थीटा है बस फिर मैं उसे ma से इक्वेट करूंगा और एक्सीलरेशन आएगा g sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन है g sin थीटा। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन कितना होता है, मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एडिशनली अगर आप जानते रहें कि हाँ ये जी साइन थीटा होता है तो अच्छी बात है, वरना न्यूमेरिकल दे देगा कि बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विद एन कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर हमें जी साइन थीटा को सोचना नहीं है। अगर उसने हमें वैल्यू दे दी तो हमें तो सिर्फ वैल्यू से ही मतलब है, फिर हमें जी साइन थीटा को सोचना नहीं है। ओके, तो लिख दीजिए कि एक्सीलरेशन is constant down the plane also, down the inclined plane also, acceleration is constant at some value. Down the inclined plane also, acceleration is constant at some value. Down the plane, acceleration is constant at some value. बस इसकी पूरी आपको बात नहीं ध्यान रखनी जी साइन थीटा के बारे में। आप तो ये ध्यान रखिए सड़क पे मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन 2 है कि 3 है वो बताएगा, ऐसे हो रहा है तो जी है, और अगर ऐसे हो रहा है तो जरूर जी का कोई कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा। ऐसे सड़क पे हो रहा है तो इंजन डिसाइड करेगा कि गाड़ी किस एक्सीलरेशन से चल रही है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे है तो जी है, और ऐसे गिर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो फिर जी का एक कंपोनेंट जी साइन थीटा। बस बात खत्म। अब इसमें यूजुअली 2 टाइप के आपको डिसीजन ले देने पड़ते हैं न्यूमेरिकल में, कि केस एक्सीलरेशन का है कि रिटार्डेशन का है। तो वो कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो हम समझ ही जा देते हैं। यही लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स, इन न्यूमेरिकल्स वी मस्ट चेक केयरफुली whether it is accelerated motion or retarded motion, accelerated motion or retarded motion। ये इंक्लाइन प्लेन पे भी अगर मैं बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, ऊपर चढ़ाऊंगा, तो शायद इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। एक धक्का देके ऊपर फेंक दूंगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो रिटार्डेड मोशन है ना। मोशन एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है ये आपको ध्यान देना पड़ता है, और वो कोई बड़ी इश्यू नहीं होती, ठीक है। हाँ ये जरूर हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर रिटार्डेशन है तो उसने बोला है कि बॉडी का एक्सेलरेशन 3 है तो ठीक है 3 है, एक्सेलरेशन -3 है तो फिर ठीक है एक्सेलरेशन को -3 डाल देंगे। अगर बोलता रिटार्डेशन 3 है तो फिर ए को -3 पुट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। लिख दीजिए if a numerical gives that retardation of a body is retardation of a body is 3 meter per second square. Retardation in a body is 3 meter per second square. Then in numericals, while calculating, put a equal to -3. In numericals, while calculating, put a is equal to -3. अच्छा, ऐसे ही जो आंसर्स आते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन से उसने पूछा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव आंसर देंगे, नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आंसर देंगे।
पर अगर वो कहता है फाइंड आउट द रिटार्डेशन, अगर वो पहले से ही कह रहा है कि रिटार्डेशन है, तो फिर हम अपने आंसर को नेगेटिव साइन के साथ नहीं देते। ये भी लिख दीजिए, if the unknown is acceleration, if the unknown is acceleration, then we report it with sign, then we report it with sign as obtained from calculations, then we report it with sign as obtained from calculations. ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए बट इफ क्वेश्चन आस्क्स अबाउट रिटार्डेशन, बट इफ क्वेश्चन आस्क्स अबाउट रिटार्डेशन, then it is not reported with negative sign. It is not reported with negative sign. ठीक है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि उसके नेगेटिव होने का एहसास उसके नाम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ए अगर -3 आया है और वो ए पूछ रहा है तो -3, और रिटार्डेशन पूछ रहा है तो 3, बस ये थोड़ी बहुत आपको बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो बाकी तो बड़ा क्लियर रहता है कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, पर ये जो m1d इन ग्रेविटी होता है ना, ये आपको बहुत तंग करता है। तो जरा मैं इसको एक बार अलग से आपको पहले पढ़ा देता हूँ, लिख दीजिए। Cases of m1d in gravity. Cases of m1d in gravity. इसमें थोड़ी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है, हमें इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है एक्स साइन लेने में, वरना एक्सेलरेटेड मोशन है तो प्लस साइन लीजिए, रिटार्डेड मोशन है तो माइनस साइन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रेविटी वाले केसेस में, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, मैं टाइप 1 केस 1 पढ़ा रहा हूं। केस 1, an object is dropped or thrown down to a certain height above the ground. ये केस 1, टाइप 1 बोलूंगा मैं से, टाइप 1 न्यूमेरिकल। ग्रेविटी में ये टाइप 1 न्यूमेरिकल है। तो इसमें वैसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप समझते हैं कि एक्सेलरेशन यानी जी कैसा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बता दीजिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, यहाँ कैलकुलेशंस में सब चीजें पॉजिटिवली जाएंगे। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं ड्रॉप और थ्रोन का। ड्रॉप मतलब बस छोड़ दिया, u is equal to 0, ऐसा लिख दीजिए। ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। न्यूमेरिकल में आपको देखना चाहिए कि उसने ड्रॉप किया कि थ्रो किया है, और थ्रो में तो उसने दम लगाई है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, लिख दीजिए सम इनिशियल वेलोसिटी। When thrown down, it has some initial velocity. आपको प्रॉब्लम इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई डेटा तो उसने दिया ही होगा ना। अगर बोलता है कि इट इज थ्रोन डाउन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो थ्रोन है कि ड्रॉप है उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि स्पीड की वैल्यू दे दी उसने। और जब वैल्यू नहीं दी है तो मोस्ट लाइकली इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एनीवे ड्रॉप्ड और थ्रोन को थोड़ा बहुत ध्यान तो आपको देना ही चाहिए कि छोड़ा है या फेंका है। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन मार्क कर लेता हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ी देर बाद जब पत्थर जमीन को टच कर रहा होगा तो ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ग्रेविटी तो डाउनवर्ड्स है ही, और ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल और फाइनल की डायरेक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को h से लिख देंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो y लिख सकते हैं या h लिख सकते हैं।
ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसे y लिख लेते हैं। चलिए y लिख लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को y से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते हैं। तो यहां पर ये बात है, लिख दीजिए ऑल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ऑल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जितने भी वेक्टर्स हैं जो हमारी न्यूमेरिकल्स में आएंगे वो सब सेम डायरेक्शन में हैं। सो ऑल शुड बी गिवन पॉजिटिव साइन। ऑल शुड बी गिवन पॉजिटिव साइन। अगर आप छत पे खड़े हैं और पत्थर को नीचे छोड़ रहे हैं तो सब पॉजिटिव हो रहा है। किसी का सिर फूटेगा पत्थर से पर सब पॉजिटिव हो रहा है। अगर छत पे खड़े हैं और पत्थर को छोड़ रहे हैं तो सब पॉजिटिव हो रहा है। आप चाहें तो सबको नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो ऑल पॉजिटिव, इसका मंत्र है, इसको मैं बोलता हूं टाइप 1 न्यूमेरिकल्स का मंत्र है ग्रेविटी में, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। तो v is equal to u plus gt at y is equal to ut plus half gt square and v square is equal to u square plus 2gy। y डायरेक्शन है ना, ये इक्वेशंस हो गई। u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, g भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सारा ध्यान तो बेसिकली g पे है, उसको अलग से लिख सकते हैं। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, देयरफॉर g पॉजिटिव। ये एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए g पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है, मैंने आपको यही बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है हमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती। पर ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स हमें थोड़ा तंग करते हैं। साइन कन्वेंशन एक बार आपने ढंग से समझ ली तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर छत पे खड़े होकर पत्थर नीचे आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव। अब मैं इसका टाइप 2 सवाल लिख रहा हूं, टाइप 2 सवाल लिख रहा हूं। From a point on ground, an object is projected up with an initial velocity u and is observed that the object is above the point of position. From a point on the ground, an object is from a point on the ground, an object is projected up with an initial velocity u and is observed when the object is above the point of projection. ठीक है, मैंने ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को यूं फेंका है और वो भी ऊपर ही जा रहा है। ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, वो भी ऊपर ही जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर जाके उसने नीचे आना शुरू कर दिया। अभी उसका वाय ये है और अभी इसका वाय ये है। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे बताइए इसकी अपवर्ड जर्नी एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड? रिटार्डेड। अपवर्ड जर्नी रिटार्डेड है और डाउनवर्ड जर्नी रिटार्डेड। हाँ शाबाश, यही सीखना था बस। हम तो हमेशा अब इन न्यूमेरिकल्स की जब इक्वेशन लिखेंगे तो टाइम हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ही नापेंगे। एट t is equal to 0 from a point on ground object is projected up with initial velocity u at t is equal to 0 लिख दीजिए। at t is equal to 0। इन न्यूमेरिकल्स में हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि उसने वापस आना शुरू कर दिया है।
the entire journey is considered as retarded. बस यही सबसे बड़ी बात है, लिख दीजिए. We don't have to think that the object is still going up. We don't have to think whether the object is still going up or it has started coming down. We don't have to think whether the object is still going up or it has started coming down. The entire journey is retarded. The entire journey is retarded. ये बात है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है. अगर जमीन से पत्थर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो आप रिटार्डेड तो है ही, खोपड़ी आपकी गड़बड़ तो है ही. पत्थर अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं, खुद ही की खोपड़ी पे आगे गिरेगा, आप रिटार्डेड तो है ही. पूरी जर्नी रिटार्डेड है उसकी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है. लिख दीजिए इफ, आगे इफ t is counted always, if t is counted always from the instant of projection, ये t इक्वल टू 0 साफ साफ आप यहाँ लिख लीजिए. ऊपर जा रहा है, जब उसके ऊपर आके नीचे आना शुरू कर दिया है, टाइम अगर आप यहीं से काउंट कर रहे हैं ना, अगर आप हमेशा न्यूमेरिकल्स में जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो अगर आप टाइम हमेशा यहां से पूरा टाइम लेंगे इस पूरी जर्नी का, तो फिर पूरी जर्नी कंटिन्यूसली रिटार्डेड है. रीजन हम मान ही चुके हैं. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स में ये कभी मत करना कि यहां तक की जर्नी की इक्वेशन अलग लिख लेना और फिर यहां से यहां की जर्नी अलग लिखना. अगर तुम यहां से टाइम लिखते हो तो फिर हाँ ये एक्सेलरेटेड मोशन. लिख दीजिए इफ the equations of upward journey and downward journey are written separately, if the equations of upward journey and downward journey are written separately, then the downward journey can be considered to be accelerated. Then the return journey, the downward journey, can be considered to be accelerated. Because now in the equations, t is measured from the instant when the object starts its return journey. T is measured from the instant when the object starts its return journey. That is when the object is at highest point. अगर तुम यहां से इक्वेशन लिख रहे हो तो तुम्हारा केस ये हो गया ना कि फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप डाउन. फिर टाइप 1 हो गया सवाल, और टाइप 1 में तो जी पॉजिटिव ही लेते हैं. आप समझ गए? आप ये दो इक्वेशंस अलग अलग बिल्कुल मत लिखना. अगर ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को फेंका है तो दिमाग में बिल्कुल मत आने देना कि मैं पहले अपवर्ड जर्नी की इक्वेशन अलग लिख लेता हूँ और डाउनवर्ड जर्नी की इक्वेशन अलग लिख लेता हूँ. उससे आंसर आएंगे, गलत नहीं है, उससे आंसर सही आएंगे. अगर आप टी को प्रॉपर यहीं से काउंट करोगे तो आंसर सारे सही आएंगे. पर फालतू में आप जबरदस्ती अपने स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, फिर इसको पढ़ाने का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया. इस जर्नी को दो पार्ट्स में आप ब्रेक प्लीज मत करना. पूरी जर्नी की एक ही इक्वेशन लिखना. खैर देखिए, साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ और फाइनल वेलोसिटी में यहाँ मान लेता हूँ,
और जी नीचे है और एच भी ऊपर है, ये है, ये बना लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड है ही, v ऊपर है, हम अज्यूम कर रहे हैं v की डायरेक्शन ऊपर है कि हम अज्यूम कर रहे हैं, g नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। अब इसमें फर्स्ट मेंशन वेक्टर पॉजिटिव होता है तो u पॉजिटिव, v पॉजिटिव, h पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही है ना, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ u is equal to positive, v is equal to positive, h is equal to positive, and g is equal to negative. g is equal to negative. ठीक है, इससे डिसाइड हो गया, इससे डिसाइड हो गया कि रिटार्डेड मोशन। वो आप पहले भी जानते थे, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पर इसमें मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कभी कैलकुलेशन से हमने v निकाला और वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब अभी ऑब्जेक्ट ऊपर ही जा रहा है, और अगर वो नेगेटिव आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने नीचे की डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया। ऐसा लिख दीजिए, इफ आफ्टर कैलकुलेशंस v comes out to be positive, if after calculation v comes out to be positive, it means that the object is still going up. It means that the object is still going up. And if v comes out to be negative, Sir, can you repeat? if after calculations v comes out to be positive, then the object is still going up. Object is still going up. And if v comes out to be negative, तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। Sir, please repeat. अगर कैलकुलेशन से v पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है जिसे हमने पॉजिटिव माना है। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। हमने तो रूल ही बनाया था कि जो फर्स्ट मेंशन वेक्टर होगा उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो u पॉजिटिव है और h पॉजिटिव है और g नेगेटिव है। v को हमने मान लिया, अगर ऊपर जा रहा है तो v भी पॉजिटिव है। एनीवे इक्वेशंस क्या होगी? इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू u माइनस gt, क्योंकि g नेगेटिव है, u प्लस at होता है बेसिकली। यहां पर मैं a को माइनस g बोलूंगा तो v इक्वेशन हो जाएगी u माइनस gt, ये पहली इक्वेशन है। फिर y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और जर्नी कंटिन्यूसली रिटार्डेड है और रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस g है, तो y की इक्वेशन ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता तो मैं सब x लिखता, और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मैं सब y लिखूंगा। हाँ दानिश, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर अगर भी 0 आए तो मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है या हाँ। फिर नीचे आ चुका है, मतलब नीचे आके रुक गई जर्नी? बहुत बढ़िया बात आपने की है। अगर v कैलकुलेशन से मैं बता रहा था, एक मिनट आता हूं उस पर, इक्वेशन कंप्लीट कर लूं जरा। थर्ड इक्वेशन है मेरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g y 2ay 2as होता है। अब की बार मैं a को माइनस g लिखूंगा और h को y लिखूंगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है, तो आप इसमें इसके आगे लिख दीजिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा?
हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होगा, जीरो नहीं होता तो वो और ऊपर जाता। लिख दीजिए एट द हाईएस्ट पॉइंट b इज इक्वल टू जीरो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और जब ये वापस ग्राउंड पे आ गया है तब v कितना है? जब ये वापस ग्राउंड पे आ गया है तब v कितना है? ये डेंजर मामला है, ये आसान नहीं है। Negative. क्या ये जीरो है? No. नहीं। हमारा v से मतलब होता है जमीन से टकराने के जस्ट 1 मिलीमीटर पहले वेलोसिटी, टक्कर के बाद वेलोसिटी कई 2-3 टिप खाने के बाद जीरो हो जाती है। अगर एक बॉल फेंकी है तो इमीडिएटली वेलोसिटी जीरो नहीं होती। v से हमारा ये मतलब होता है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो जमीन पर वेलोसिटी वापस जीरो नहीं लेते। लिख दीजिए just before striking the v, when the body returns back to the ground, v is never taken as zero. When the body returns back to the ground, v is never taken as zero. ठीक है? Here v is the velocity. Here v is the velocity of the body just before striking the ground. Just before striking the ground. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे u बताया था आपको, u क्या होता है कि जिस इंस्टेंट पे आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है उस इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे u कहते हैं। u जीरो नहीं होता हमेशा। u वो वेलोसिटी नहीं होती जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है। जब आपने टाइम मेजर करना शुरू किया तब जो वेलोसिटी होती है वो u होती है। ऐसे ही जब ये v की बात आती है और हम सोचते हैं कि पत्थर वापस ग्राउंड पे आके रुक गया तो वो गलत है। हार्ड सीमेंटेड फ्लोर लीजिए और बॉल लीजिए तो वो एक बार में रुकेगी नहीं। आप सैंड पे खड़े हैं, आपने बॉडी ऊपर फेंकी और सैंड पे आके वो रुक गई तो आप फाइनल वेलोसिटी जीरो कह रहे हैं, वो भी गलत है। v मतलब जमीन से टक्कर के जस्ट पहले वेलोसिटी। देखिए आना और जाना सिमेट्रिक है। अगर आपने 50 की स्पीड से फेंका था तो जिस पॉइंट से फेंका था उसी स्पीड पे लौटेगी, तो 50 की स्पीड से ही लौटेगी ना। आना और जाना सिमेट्रिक है। 50, 40, 30, 20, 10, 0 और फिर वापस 10, 20, 30, 40, 50 तो लौटते समय वेलोसिटी u के बराबर होती है। इन सारे डिस्कशंस में जो हम अभी कर रहे हैं, जब तक अलग से मेंशन नहीं किया जाता, फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। ये लाइन कहीं लिख दीजिए। इन ऑल द डिस्कशंस until mentioned all types of frictions are neglected. All types of frictions are neglected. Therefore, upward journey and downward journey are symmetric. Upward journey and downward journey are symmetric. ठीक है? टाइप 1 क्या था कि आप छत पे खड़े हैं और पत्थर नीचे फेंक रहे हैं, वो टाइप 1 था। वहां सब पॉजिटिव था, सब जायज था। पर अगर जमीन पे खड़े होकर पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो जी नेगेटिव है। तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है, हाँ जी ना जी वाला जो जी है वो तुम्हारा नेगेटिव है। पत्थर ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर वाले की तरफ पत्थर फेंक रहे हो तो तुम्हारा जी नेगेटिव तो है ही। ऐसे मतलब याद रखने के तरीके हैं। ठीक है? केस 1 में ऑल पॉजिटिव, केस 2 में जी नेगेटिव। अब टाइप सी सवाल देख रहे हैं। टाइप सी, from a certain point above the ground, object is thrown,
further up the initial velocity u and is observed when it is below the point of projection. ये यहां से ऑब्जेक्ट को यूं फेंका और ये ऐसा यहां। पहले आप घर की छत पे खड़े थे और पत्थर आप नीचे फेंक रहे थे तो ऑल पॉजिटिव था, सब मंजूर था। फिर आप जमीन पे खड़े थे, पत्थर को ऊपर फेंक रहे थे तो वो रिटार्डेशन का केस था, जी नेगेटिव। हम तो यूं ही बोलेंगे जब छत पे खड़े हैं और पत्थर नीचे आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन का केस है, तो जी पॉजिटिव। और जब जमीन पे खड़े होकर पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो क्लियरली रिटार्डेशन का केस है, तो जी नेगेटिव। ये प्रॉब्लम है थर्ड केस जो सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 के न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये पहचानने में कभी प्रॉब्लम ना होती कि कब एक्सेलरेशन है कब रिटार्डेशन। अगर पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहा है, ये एक्सेलरेशन है। और अगर पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इट इज स्लोइंग डाउन, इट इज स्लोइंग डाउन और ये रिटार्डेड मोशन है। और इस केस की वजह से सारा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इस केस को जरा ध्यान से देखिए, छत से खड़े हैं और पत्थर और ऊपर फेंक रहे हैं और जब ये कहीं नीचे आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, तब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी की तो पक्का ये डायरेक्शन है, फाइनल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, जी की तो फिर हमेशा ये डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एच होता है इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो अभी एच भी ये है। यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर है, फाइनल वेलोसिटी नीचे है, जी तो हमेशा ही नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो एच नीचे। अगर हम उस कन्वेंशन को जारी रखते हैं कि फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो यू पॉजिटिव, तो लिख दीजिए द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज पॉजिटिव, कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। यू पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जी नेगेटिव है और एच नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर को हम पॉजिटिव लेते हैं, उस तरह से यू पॉजिटिव हुआ। और तीन चीजों को नेगेटिव लिखने से ज्यादा अच्छा ये है, तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी ना उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। अब तीन नेगेटिव्स को तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाया करेंगे, इसलिए हम लिख देते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी in such cases we will consider u as negative, only u as negative and rest all as positive. In such cases में आप इक्वेशन जब लिखेंगे तो u को नेगेटिव लेंगे और बाकी सब पॉजिटिव लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये मत करना, कहीं ये मत करना कि आप बोलना कि साहब मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये ग्रेविटी का केस भी ले लेता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक केस ही ले लूंगा। ये ऊपर जाएगा, कहीं रुकेगा और फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू करेगा। आप इस तरह से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो सकते हैं कि पहले खाली अपवर्ड जर्नी देखें, लेकिन कब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है और फिर वहां u = 0 से इसने गिरना शुरू किया। पर ये सब काम कुछ भी ना करें तो प्लीज बेटर आप ये भी कर सकते हैं कि ये आना जाना, इसके बाद आप u से उसे ऊपर फेंक रहे थे, अब u से नीचे फेंक रहे हैं। एक तरीका इक्वेशन लिखने का ये भी होता है कि ये पूरा लिख लें, ये तो हम लोग अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। इस पूरी जर्नी को एक कंसिडर कर लें और उसके बाद इसे सेकंड जर्नी कंसिडर कर लें।
दो तरह से आप सवाल करने की टेंडेंसी करते हो, या तो अपवर्ड जर्नी को वन फर्स्ट जर्नी और बैकवर्ड जर्नी को सेकंड, इसकी अलग सेकंड इक्वेशन लिखते हो, या इस पूरी की एक इक्वेशन लिखते हो और इसकी दूसरी इक्वेशन लिखते हो। मैं कह रहा हूं फिर मतलब ही क्या है? मत करो ऐसा, मत करो। आंसर तो सही आएगा, चाहो तो करो भी, लर्निंग स्टेज है। लर्निंग स्टेज में तो जितने एक्सपेरिमेंट करके देखो उतना अच्छा है, पर ये एक ही शॉट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें अब कोई मतलब नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है कि यहाँ है कि यहाँ है। नहीं, हमने ये डिसाइड किया है कि इक्वेशन हम कब लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं जब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है, उस समय यू नेगेटिव आता है। बस यही समरी लिख दीजिए आप, समरी, समरी यही है, ड्रॉप डाउन फ्रॉम हाइट। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ऑल पॉजिटिव, जी क्या सब पॉजिटिव, थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड, थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड। ये रिटार्डेड मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है, और इसमें जी नेगेटिव आता है, जी नेगेटिव आता है। तो जब ऊपर से पत्थर नीचे आ रहा है तो हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कह सकते, जब मोशन को एक्सीलरेटेड कह सकते हैं। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम मोशन को रिटार्डेड कह सकते हैं। पर जब ये थर्ड केस होता है ये वाला, तब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि मोशन एक्सीलरेटेड है कि रिटार्डेड है ना। थ्रोन अप फ्रॉम हाइट, थ्रोन अप फ्रॉम हाइट, तब यू नेगेटिव होता है। ये टाइप 1 में ऑल पॉजिटिव, टाइप 2 में जी नेगेटिव, टाइप 3 में यू नेगेटिव। यही ध्यान रखना है आपको बस। एक्सीलरेशन एक्सीलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है, इसको डिसाइड करने में ग्रेविटी में हमें प्रॉब्लम आती थी, 9th क्लास में आपने फेस की है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ऑल पॉजिटिव, जी भी पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है, रिटार्डेड मोशन है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है। ऐसी इक्वेशन, इस पार्ट की इक्वेशन अलग लिखें और इस पार्ट की इक्वेशन अलग लिखें, कोई मतलब नहीं है। और अगर छत पे खड़े होकर और ऊपर फेंक रहे हो तो तुम नेगेटिव, छत पे खड़े होकर और ऊपर फेंक रहे हो तो तुम बहुत नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू आयो यू वाला, तुम नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है बस। अब हम इसमें नहीं कह सकते कि एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि हम ये पूरी जर्नी देख रहे हैं, खाली इतनी जर्नी अलग नहीं देख रहे हैं। इस थर्ड टाइप 3 के मैंने इक्वेशंस नहीं लिखी। टाइप 3 की इक्वेशंस जरा एक मिनट लिख देते हैं। ऊपर जहां आपने टाइप 3 लिखा था वहीं ऐड कर सकते हैं। v is equal to minus u plus gt, y is equal to minus ut plus half gt square, and v square is equal to minus u square plus 2gy। अब u को नेगेटिव लेना है। थर्ड इक्वेशन में जरा ध्यान से देखना कि माइनस u पूरे का स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन में माइनस u पूरे का स्क्वायर। मैं बेसिकली आपको ये कह रहा हूं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन के ये तीन सिचुएशंस मिल सकती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक इंक्लाइन केस। जो ग्रेविटी वाला केस है वो थोड़ा सा टफ जाता है। या अब हमने ओवरऑल इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम बिल्कुल बिंदास होकर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सिचुएशन आप देख के समझ जाओगे कि कौन सा केस है।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन में या कांस्टेंट रिटार्डेशन में बस यही सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जो अभी आज हमने पढ़ी है। गाइड्स में भी क्वेश्चन सारे मिक्स्ड ही मिलते हैं, इसीलिए पहले पढ़ा देना जरूरी था, ग्रेविटी वाला केस खास तौर पे। तो अब मैं वही कुछ और बातें करने जा रहा हूं जो इन सभी केसेस में तीनों सिचुएशंस पे लगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब आप तीन इक्वेशंस तो आप जानते ही हैं। चलिए आप ये हेडिंग दे दीजिए, इक्वेशन ऑफ एस एनथ। एस एनथ को पढ़ते हैं। एस एनथ ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वो तीन ही थी जो आपने पढ़ी थी, पर ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्वाइट यूजफुल। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में मेंशन नहीं की गई है। एस एनथ का मतलब होता है, लिख दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, या मेरा मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट से भी है। एनथ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड सेकेंड या थर्ड सेकेंड या फोर्थ सेकेंड या फिफ्थ सेकेंड। तो एन कितना है? अगर ये फिफ्थ सेकेंड है, अगर ये फिफ्थ सेकेंड है तो एन कितना है? चलो और आगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैं जो इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा हूं वो 1 सेकेंड ईच ले रहा हूं। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ऐसा लिख दीजिए, यार इंटरवल ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड ईच। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो आप 1 सेकेंड ले रहे हो। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो 1 सेकेंड ले रहे हो। इसीलिए ये बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि आप 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड। इसके डेरिवेशन में ये करते हैं कि पूरे n सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस, ये है एस एन, ये डिस्टेंस है एस एन, और ये डिस्टेंस है एस एन माइनस वन। तो ये जो डिस्टेंस है ये है एस एन एथ। आप समझे? आप बना दीजिए ऐसा और लिख दीजिए, एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, where Sn is total distance traveled, I mean displacement, straight line में मैं बात कर रहा हूँ, total displacement up to, total को हाईलाइट कर लीजिए, total displacement up to the end of n seconds from the beginning. एस एन क्या है और एस एनथ क्या है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। एस एन माइनस वन क्या है? लिख सकते हैं एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अप टू द एंड ऑफ एन माइनस वन सेकेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। यार ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। अगर मैं फिफ्थ सेकेंड के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, फिफ्थ सेकेंड के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि बिगिनिंग से टोटल 5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस बिगिनिंग से टोटल 4 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट। पूरे 5 सेकेंड बाद आप कहाँ हो माइनस पूरे 4 सेकेंड बाद आप कहाँ थे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस है जो आपने 5वें सेकेंड में चला है। 5वें सेकेंड और 5वें सेकेंड में फर्क है।
there's a difference between Sn and Snth. Sn means total, and Snth means in that particular second, in that particular interval. Got it? Snth यानी this, Sn यानी total. तो मैं इसका डेरिवेशन कर लेता हूँ अब, अगर आप नहीं सर कुछ पूछना है किसी को? सर ये समझ नहीं आ पाया ऐसे। बस अब जैसे बात यह है कि आपसे कोई क्वेश्चन कोई कहे कि आपने अपने 15th ईयर में आपकी कितनी हाइट बढ़ी, 15th ईयर में आपकी कितनी हाइट बढ़ी, तो जब आपका 15 साल के आप पूरे हो गए तो उस समय जो आपकी हाइट है, और जब आप 14 साल के पूरे हो गए थे, 15th ईयर में एंटर किए थे, तब जो आपकी हाइट थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हाइट है जो आप 15th ईयर में आपने गेन की। आप ये लाइन लिखिए, शायद समझ में आ जाए। लिखिए, पहले भी मैंने बताया है, फोर्थ सेकेंड is the interval FOURTH, fourth second is the interval that lies between t is equal to 3 and t is equal to 4. जब आप 3 साल के हो चुके हो तो उस समय आप अपने 4th ईयर में हो। 3 साल के होते ही आप अपने 4th ईयर में लग गए। जब आप पैदा हुए 2 दिन के हो तो आप अपने 1st ईयर में हो, और फर्स्ट बर्थडे को आप अपना 1st ईयर कंप्लीट कर चुके हो। कंप्लीट करने के बाद मनाते हैं ना, पहले से नहीं मनाते। जब आप पैदा हुए तो आपका फर्स्ट बर्थडे नहीं है, फर्स्ट बर्थडे वो बर्थ है, और जब 1 साल के हो चुके होते हो तो वो फर्स्ट बर्थडे होता है। बस वही बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10th सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, तो पूरे 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस और फिर 9 सेकेंड्स का डिस्टेंस। 10 सेकेंड्स बाद आप यहाँ हो और 9 सेकेंड्स बाद आप यहाँ हो, यहाँ से चलना शुरू किया है। 10 सेकेंड्स बाद आप यहाँ हो और 9 सेकेंड्स बाद यहाँ हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये वो है जो आपने 10th सेकेंड में तय किया है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे तो आप और समझ जाओगे। Sn का मतलब होता है ये टोटल, ये Sn होता है टोटल। ध्यान से, Sn-1 ये होता है, यहां से चलना शुरू किया है। टोटल 5 सेकंड बाद आप यहाँ हो और टोटल 4 सेकंड बाद आप यहाँ हो, तो ये सेकंड है जो आपने 5वें सेकंड में डिस्टेंस तय किया है। वो डिस्टेंस ये है डेल्टा S, Snth। ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, हालांकि ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। Snth को आप समझे तो कुछ है, Sn माइनस Sn-1, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है n सेकेंड्स में, ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn-1 हो जाएगा un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। इसको बस आप ओपन कर देंगे। इसके स्टेप्स में लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसका सीधे फाइनल आंसर दे रहा हूं, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 Snth की ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो उसके बाद के स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ये याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। Sn में और Snth में मैं अभी काफी और टाइम दूंगा तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा Sn और Snth। n मतलब टोटल और nth मतलब सिर्फ वही 3 इयर्स एंड 3rd ईयर में फर्क है। आपका 4 ईयर का कोर्स है, आपका 4 ईयर का कोर्स है, तो टोटल ड्यूरेशन है 4 इयर्स, और अब आप 4th ईयर में हो, वो फर्क है। तो इस फॉर्मूले में खास बात यह है कि इसमें ut नहीं आता। s का फॉर्मूला वैसे भी जब आप ut प्लस हाफ t स्क्वायर लिखते हो ना, तो एक रिस्क होती है, अक्सर कुछ लोग ये t मिस कर देते हैं। इस वाले में नहीं आता, इसमें तो आता है, ये वार्निंग लिख दीजिए।
टोटल जो डिस्टेंस होता है उसमें टी आता है। इन द फॉर्मूला ऑफ टोटल टाइम, in the formula of total distance s, in the formula of total distance s, total time t appears। total distance के फॉर्मूले में total time आता है, but in the formula of displacement in a particular second, ये तो एक सेकंड की बात हो रही है ना, s है ना, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है। तो एस एनथ के फॉर्मूले में क्योंकि ये एक सेकंड है तो यहाँ ये t1 आता है, ये एक सेकंड है, 1 सेकंड, तो यहाँ ये 1 आ रहा है। इसके फॉर्मूले में खाली u आता है, इसके फॉर्मूले में ut आता है, ये आप मिक्सअप कर देते हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर ये आपने कभी गलत कर दिया तो बड़ी दिक्कत होगी। टोटल डिस्टेंस में तो t हमेशा आएगा, यहाँ भी t आएगा, यहाँ भी t आएगा। जब एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हो तो t नहीं आएगा, क्योंकि वहां t1 है, एक सेकंड की बात कर रहे हो। आई बात समझ में? ये रिजल्ट भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फील करना इंपॉर्टेंट है। इससे तो हम नया रिजल्ट आंसर खुद ही निकाल लेंगे। वो तो ये काफी थोड़ा यूज हो जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी यहां से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, एक तो टी ध्यान रखना कि इसमें टोटल वाले टोटल डिस्टेंस में टोटल टी आता है और एक सेकंड के डिस्टेंस में t1 आता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो अगर वो बोलता 2 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, आखिरी 2 सेकंड, कहता बॉडी 10 सेकंड चलती है और लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस बताओ, लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस बताओ, तो फिर तुम इस फॉर्मूले को थोड़ी यूज कर पाते, फिर तुम पूरा 10 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालते, 8 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालते और टोटल 10 सेकंड्स के डिस्टेंस में से 8 सेकंड्स के डिस्टेंस को माइनस करते, तो ये आखिरी 2 सेकंड का डिस्टेंस आता। वो तो 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 सेकंड की बात कर रहा है, इसलिए ये रिजल्ट हम याद कर रहे हैं। और अगर कभी वो बोलेगा आखिरी 4 सेकंड्स पे डिस्टेंस बताओ, बोले 15 सेकंड तक बॉडी कर ली है और उसने आखिरी 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पूरे 15 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस पूरे 10 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट इसका तो लास्ट 5 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट। या बोलेगा, बॉडी बोलेगी कि आखिरी 0.5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी 10 सेकंड्स के लिए चल रही है, तो पूरे 10 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस पूरे 9.5 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट, तो वो आखिरी 0.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो ये वाला फॉर्मूला उस समय नहीं लग पाएगा। इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि सिर्फ तब लग पाता है जब आप टाइम इंटरवल 1 सेकंड ले रहे हैं, जब आप टाइम इंटरवल 1 सेकंड ले रहे हैं। अगर टाइम इंटरवल 1 सेकंड के अलावा कुछ और है तो आपको ऐसे डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा होता है डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप। अगर इन्होंने सवाल बदल दिया तो रिजल्ट बदल जाएगा, पर डेरिवेशन नहीं बदलेगा। अगर आपने डेरिवेशन को ढंग से समझा है तो आप नए सवाल हैंडल कर पाएंगे। इन जनरल पेपर थोड़े इजी टाइप के ही आते हैं, गाइड्स में तो इनफाइनाइट वैरायटी है और वो अनशंड है। पेपर्स जो आते हैं वो सिस्टमैटिक और बढ़िया आते हैं, बस उनमें काफी हद तक तो एक ही तरीका रहता है मोस्ट सवालों में कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज नहीं करवाते। आपने जो nth सेकंड के लिए निकाला है वही लॉजिक से वो कहेगा आखिरी 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट बताइए। अगर बॉडी 15 सेकंड्स चल रही है तो पूरे 15 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस 12 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लास्ट 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट। वो लॉजिक क्लियर होनी चाहिए आपकी। खैर ये फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत यूज होता ही है, इसलिए मैं इसके बारे में और बात कर रहा हूं। एक तो यहाँ टी नहीं आता, एक तो यहाँ टी नहीं आता और बाकी ठीक है। अगर वो कहता है 5th सेकंड तो n5 है। एक वार्निंग और लिख दीजिए इस बारे में, एक आध वार्निंग और लिख सकते हैं इसके बारे में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने से ही ये वार्निंग्स क्लियर होती हैं आपको जब कुछ गलतियां होती हैं। ये यू जो है, ये मैं अगर आपसे कह रहा हूं 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताइए तो यू क्या है,
t इज इक्वल टू 0 की स्पीड, t इज इक्वल टू 0 की स्पीड कि 5वें सेकंड की बिगिनिंग पे स्पीड, t is equals to 0. ये लिख दीजिए. If we have to calculate the distance traveled, sorry, displacement traveled in fifth second, displacement traveled in fifth second, then u is not the velocity. U is not the velocity at the beginning of the fifth second. U is not the velocity at the beginning of the fifth second. It is the velocity at t is equal to 0. It is the velocity at t is equal to 0. ठीक है? बाकी ये फॉर्मूला तीनों जगह वैलिड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वैलिड है, ग्रेविटी में भी वैलिड है और इंक्लाइंड प्लेन पे भी वैलिड. जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट हो इससे हमें मतलब नहीं है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सभी केसेस में ये इक्वेशन लगाई जा सकती है. ठीक है, ये जो ग्रेविटी का थर्ड केस पढ़ा था ना अपन ने, जहाँ छत से खड़े होकर आप पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, वहां ये वैलिड नहीं है. लिख दीजिए नॉट वैलिड in type 3 questions of gravity. Not valid in type 3 questions of gravity, where the object is thrown up from a certain height above the ground. When the object is thrown up from a certain height above the ground. ये आप खुद ही किसी क्वेश्चन में डाल के चेक करिएगा कि ये मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है. ज्यादा काम की बात ये होती, मैं आपसे ही बोलता, अगर मान लीजिए बॉडी को मैंने ऊपर फेंका है और 5 सेकंड बाद वो, सपोज 5.5 सेकंड बाद वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, 5.5 सेकंड बाद वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और अगर मैं पूछता हूं 6 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो जिस सेकंड में डायरेक्शन ऑफ जर्नी रिवर्स हो रही है उस सेकंड के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं. वो भी लिख दीजिए, सवाल ही सिखाएंगे आपको. लिख दीजिए दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑल्सो नॉट वैलिड, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर दैट सेकंड in which the direction of journey is reversing, in which the direction of journey is reversing, in which the direction of journey is reversing. बस तो ये एस एनथ का भी कुछ बात हो गई. एस एनथ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है और कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आ भी सकती है. वो ये है कि एस एनथ यानी डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर सेकंड. वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है क्योंकि मोशन एक्सीलरेटेड है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो किसी एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस सेकंड की एवरेज वेलोसिटी. ये लाइन डायरेक्टली लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक स्टार दे दीजिए. एस nth is the average velocity for that particular second. S nth is the average velocity for that particular second. भाई वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. 9.1 सेकंड पे वेलोसिटी अलग है, 9.2 सेकंड पे वेलोसिटी अलग है, 9.3 पे अलग है, 9.9 पे अलग है. तो t इक्वल टू 9.01 से t इक्वल टू 9.99 सेकंड्स के बीच जो बॉडी ने डिस्टेंस तय किया वो उस सेकंड की एवरेज वेलोसिटी कहला सकती है, क्योंकि एक सेकंड के डिस्टेंस को वेलोसिटी कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, तो वो एवरेज वेलोसिटी है.
ये लाइन आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी तो एक बात पढ़ा ही था कि यहाँ ईच टर्म रिप्रेजेंट्स अ वेलोसिटी। ये भी एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है आपको समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द nth सेकंड, और ये तो वेलोसिटी है ही, और ये एक्सीलरेशन इनटू टाइम है। और कैलकुलेशन में अगर उसने बोला 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालो तो n को 5 डालना है, हालांकि वहां इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड है। यही सारी बातें थी इसके बारे में। आप एक क्वेश्चन ये लिखिए, a body moves in a straight line starting from rest in the first 3 seconds. Its displacement is s1, and in next 3 seconds its displacement is s2. Find s2 upon s1. ये बात बतानी पड़ेगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A body moves in a straight line with constant acceleration. कितना एक्सेलरेशन है ये मैंने नहीं कहा, बस कांस्टेंट है ये मुझे पता है, इसलिए ग्रेविटी वाले केसेस में भी वैलिड होगी, इंक्लाइंड प्लेन पे भी वैलिड होगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मोशन के लिए भी वैलिड होगी। बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये खास बात है, u0 दिया है, पहले t सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट s1 है और नेक्स्ट t सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट s2 है, और आपको s2 बाय s1 बताना है, क्योंकि 4:1 है 4:1 नहीं, थोड़ा सा गलत है। पहली बात तो ये चेक करिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, ऐसा लिखिए। फर्स्ट वी शुड चेक whether it's a constant velocity motion or a constant acceleration motion. क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन में भी आप फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलने से बात नहीं आते, ये भी साफ साफ लिख दीजिए, velocity is equal to displacement upon time is long forgotten, is a thing of the past now. बच्चों की बातें थी, velocity is equal to displacement upon time अब हम नहीं बोलेंगे, कि जितना बार आप अपने आप से बोल सकें, जितनी बार अपने आप को याद कर सकें कराएं, क्योंकि ये बहुत डीप बैठ चुका है आपके दिमाग में, इसे भुलाने में टाइम लगेगा। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है और u0 है, और पहले t सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट s1 है और नेक्स्ट t सेकंड्स में s2 है, नेक्स्ट t सेकंड्स में s2 है। s1 की इक्वेशन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, s1 की इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात मैं vt ग्राफ से बनाऊं, अगर ये बात मैं vt ग्राफ से बनाऊं तो एक्चुअली ये जो एरिया है ना ये S1, और ये जो एरिया है ना ये अगर t है और ये 2t है, भाई वेलोसिटी तो लीनियरली बढ़ेगी ना, वेलोसिटी तो लीनियरली बढ़ेगी ना। ये S2 है, vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो जो s1 है एक्चुअली वो ये है, और s2 जो है वो ये ऐसे ही मैंने ग्राफ से विजुअलाइज करवा दिया, ऐसे ग्राफ से विजुअलाइज करवा दिया। इसको हम ग्राफ से विजुअलाइज कर तो रहे हैं पर कोई फायदा नहीं है, इक्वेशंस लिखते हैं। ये s1 है और ये कुछ s2 है, और ये s1 प्लस s2 है। s1 की इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है,
0t plus half at square, तो s1 is equal to half at square, ये एक इक्वेशन हो गई। अब मैं फिलहाल शुरू में s2 की इक्वेशन नहीं लिख रहा, s2 की इक्वेशन नहीं लिख रहा, क्योंकि s2 की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऐसा लिख दीजिए। We will not write the equation of s2. We will not write the equation of s2 alone. We will not write the equation of s2 alone because at the beginning of that journey, the initial velocity is not zero. At the beginning of that journey, the initial velocity is not zero. तो आप s1 प्लस s2 की इक्वेशन लिख लीजिए। आप s2 की इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि अगर आप t सेकंड्स के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगले t सेकंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, या तो ये मानिए, तो वो मैं अभी सेकंड मेथड में करा दूंगा। फर्स्ट मेथड तो मेरा यही है, ऐसा लिख लीजिए, इट इज प्रेफरेबल टू राइट इक्वेशंस फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। It is preferable to write equations from the same point of time, so that u in both the equations is same. U in both the equations is same. दोनों equations में initial velocity same हो। ठीक है, तो s1 की इक्वेशन तो आ गई थी 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s1 प्लस s2 की ले लो ना सीधे, 0 इंटू 2t प्लस हाफ a इंटू 2t स्क्वायर, तो s1 है हाफ ए टी स्क्वायर, और s1 प्लस s2 जो टोटल डिस्टेंस है वो है हाफ a इंटू 4t स्क्वायर। अगर मैंने डिवाइड कर दूंगा तो s1 प्लस s2 बाय s1, ये हाफ a 4t स्क्वायर अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो s1 प्लस s2 बाय जो s1 है वो 4:1 आएगा, और इसलिए 1 प्लस s2 बाय s1 ये 4/1 आएगा, और इसलिए फाइनली s2 बाय s1 3/1 आएगा। ये 1 3 5 7 9 की मैं बात करता था ना आपसे, मैंने इक्वेशंस बाद में s2 की नहीं लिखी, क्योंकि s2 की बिगिनिंग में u जीरो नहीं है, तो हमने इक्वेशन पूरे s1 प्लस s2 की लिख दी, क्योंकि इस पूरी जर्नी के बिगिनिंग में तो वेलोसिटी जीरो है ना। समझ गए बात? लिखिए मेथड 2, सेकंड मेथड लिखते हैं। ज्यादातर शायद आप यही करेंगे, आप ये समझ जाइए, लिख दीजिए क्लियरली, a final velocity at the end of first t seconds, final velocity at the end of first t seconds is the initial velocity for the next t seconds, is the initial velocity for the next t seconds। तो मैं s1 को तो सही लिख लूंगा हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बाद मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब तो s2 आएगा, वो आएगा मेरा vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो s2 आएगा वो आएगा ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो s2 आएगा वो आएगा 3/2 at स्क्वायर। ठीक है, पहले t सेकेंड्स की बिगिनिंग पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहले t सेकेंड्स की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इस जर्नी की बिगिनिंग पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए ये ग्राफ का विजुअलाइजेशन बड़ा जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ अगर आप हो सके तो ग्राफ को विजुअलाइज करें। ये आपको दिख जाएगा कि इस जर्नी के एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगली जर्नी के बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी है। यही मेन पॉइंट समझना था आपको।
देखना चाहिए आपको कि मोशन कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है। तो पहले t सेकंड्स के बाद अगर जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगले t सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, अगले t सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी को आप जीरो नहीं ले सकते। ये वही बात आ गई, ये हमने पढ़ा था, ग्राफ्स में हमने पढ़ा था कि यही हम समझ रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बिगिनिंग after time 2t is equal to 4s1 find displacement in last t seconds of journey. So total time of journey 2t है, अगर total time of journey 2t है तो आखिरी t सेकंड में जो डिस्टेंस है वो s3s1। ये snth और sn को समझने में भी शायद थोड़ा सा मदद दे रहा है। ये जो है ये ऐसा है, ये s1 है, ये 3s1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल जिसे हम sn कहते थे, और ये हो गया snth टाइप की बात। ये snth है और ये sn है। आप समझ में आई होगी शायद आपको बात, ठीक है। SN मतलब टोटल, UN प्लस हाफ एन स्क्वायर, और SNth मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में जो कि खाली U प्लस हाफ A 2n माइनस 1 आएगा। SNth मतलब टोटल, और सॉरी SN मतलब टोटल, SN मतलब टोटल, और SNth मतलब nth मतलब बस ये। तो अगर मैंने आपसे इस सवाल में पूछा होता s1 प्लस s2 upon s1 तो आपका आंसर आता 4, और अगर मैं पूछ रहा हूँ s2 by s1 तो फिर आपका आंसर आता 3। यही सब थोड़ा फर्क समझना है आपको। दैट इज ऑल फॉर नाउ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू Thank you, sir.